हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 17। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विकास के अपने पर्सनल हित कभी होते ही नहीं, राष्ट्रीय हित ही विकास के हित होते हैं। और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे किसी चैनल की ज़रूरत नहीं है। यह परवाह मैंने कभी की ही नहीं कि लोग मुझे गुनहगार समझ रहे हैं या बेगुनाह। वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। अब भी वही कर रहा हूँ जो सही लग रहा है। सीडी तुम्हें दे दी है, तुम्हें लगे इसे प्रसारित करके तुम एक निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका निभाओगी तो करना, न लगे तो बिल्कुल मत करना। और जब यह सवाल उठेगा यह सीडी मेरे पास कहाँ से आई, तब चाहे जो जवाब देना, मेरी तरफ से आज़ाद हो। अब ये बताओ, पाकिस्तान की कैद से बाहर कैसे आ गए? अभी यह बताने का वक्त नहीं आया है। चैनल के लिए नहीं, मेरे लिए। रजनी शर्मा ने अपनी आँखें उसकी आंखों में डाल दी, मेरे दिल की तसल्ली के लिए। तुम समझोगे नहीं विकास, जब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही तो तुम क्या समझोगे कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी पर इतनी दुखी क्यों थी। मैं ही क्या, करोड़ों भारतीय दुखी थे, शॉक्ड थे, आंसू बहा रहे थे। कई ने तो आत्मदाह कर लिया है। वहाँ भारत में लोग अपनी सरकार को गालियां बक रहे हैं, उस सरकार को जिसने पाकिस्तान को खुद बताया कि शब्बीर शाह ही विकास है। एक तरफ से लोग सरकार को तुम्हारे हत्यारे मान रहे हैं, मगर तुम जिंदा हो, महफूज हो और आज़ाद भी हो। अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर मेरे पास आए हो। मैं फरार होने के बावजूद शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। शायद उतनी ही जितने खुश इस सच्चाई के रूबरू होने पर करोड़ों भारतीय होंगे। वह वक्त तो जब आएगा तब आएगा। मेरे लिए तो वक्त आ ही गया है। और क्या तुम यह समझते हो विकास कि रजनी शर्मा किसी अशोक पांडे को ढूंढने के लिए यहाँ पड़ी है? नहीं विकास, सच्चाई यह नहीं है। यह तो कराची में रुके रहने का बहाना है। सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारी खातिर यहाँ रुकी हुई हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि तुम कराची में हो। सारे हाथ पैर केवल इसलिए मार रही हूँ ताकि जान सकूँ यहाँ की सरकार तुम्हें कहाँ ले गई, किस हाल में रखा गया है। यह सब जानकारी मेरे चैनल के लिए महत्वपूर्ण होती ही मेरे लिए भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। जाने क्यों। खैर, अब कम से कम मेरी उत्कंठा को शांत करो। कैसे उनके पंजे से निकल सके तुम, और अब आगे क्या करने वाले हो? कहानी लंबी है रजनी। फिलहाल मेरी सच्चाई से इतनी उत्कंठा शांत कर लो कि मैं महफूज हूँ, आज़ाद हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। रही आगे के प्रोग्राम की बात, तो प्रोग्राम एक सूत्री है, वही जो भारत से लेकर चला हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ के गाल पर चाटा तो मारूंगा ही मारूंगा, क्योंकि न मार सका तो करोड़ों भारतीयों का अपमान हो जाएगा। मैं अपने देशवासियों का सिर झुकते नहीं देख सकता। कब और कैसे अंजाम दोगे इस पवित्र काम को? इस सवाल का जवाब तो अभी मेरे पास नहीं है। तो जाओ। जाने क्यों? रजनी शर्मा की आंखें डबडबा गई। अकेली रजनी शर्मा ही नहीं, सारे भारत की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। और याद रखना, सारे भारत में आज तक की पूरी टीम भी शामिल है। थैंक यू रजनी। विकास ने बेहद गर्मजोशी के साथ उससे हाथ मिलाया। पहले डिलन रोड पर हथियारों के दुकान में चोरी, उसके बाद रिंग रोड पर हंगामा,
एक ही रात में 2 वारदातें, क्या हो रहा है ये? मुशर्रफ ने पूछा। क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? महोदय, आईएसआई का चीफ अपने स्थान से खड़ा होकर बोला। इजाज़त दे तो मैं जवाब दूं। इजाज़त? तुम इजाज़त की बात कर रहे हो? मुशर्रफ का लहजा रोष भरा था। हमने यह मीटिंग बुलाई ही इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए है। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बावजूद ये हो क्या रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ आपका इशारा कौन सी कामयाबी की तरफ है? इंडियन जासूस की गिरफ्तारी की तरफ। अगर मैं यह कहूँ कि ये दोनों वारदातें उसी की हैं तो से क्या मतलब? मुशर्रफ भड़क उठा। मतलब क्या हुआ इस बकवास का? जो शख्स हमारी गिरफ्त में आ चुका है, कैद में है, वह भला कोई वारदात कैसे कर सकता है? मुझे मालूम है महोदय, जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ उसे सुनकर आप आग बबूला हो जाएंगे, मगर हकीकत जो है तो है, आपसे छुपाई भी नहीं जा सकती। वह क्या है हकीकत? यह कि विकास हमारी कैद में नहीं है। का क्या? सचमुच मुशर्रफ के नीचे से कुर्सी निकल गई। हकीकत यह है कि हमने उसे कभी गिरफ्तार किया ही नहीं था। ये शब्द नहीं, मानो अणुबम का धमाका बनकर सभागार में फटे। उस अणुबम से मुशर्रफ का जिस्म नहीं, सीधा जेहन फट गया था। तभी तो आपे से बाहर होकर वह चीखता चला गया। बक क्या रहे हो तुम? होश में तो हो? टीवी पर हमने, सारे पाकिस्तान ने, बल्कि सारे संसार ने अपनी आंखों से उसकी गिरफ्तारी का मंजर देखा है। वही कह रहा हूँ सर, वह मंजर झूठा था। सारे संसार की आंखों में धूल झोंकी गई थी, और धूल झोंकने वाला अकेला विकास नहीं था, अल्फासे भी था। उसका गुरु, अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम अल्फासे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बक क्या रहे हो तुम? शब्बीर शाह के फेस मास्क के नीचे विकास का चेहरा जरूर था, मगर एक चेहरा उसके नीचे भी था। फिर वही पहेलियाँ, हमें साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? शब्बीर शाह के फेस मास्क के नीचे एक और फेस मास्क था, विकास का फेस मास्क। और उसके नीचे कौन था? मुशर्रफ गर्जा। कौन था वह? एक साधारण लड़का, नाम अशोक पांडे। वह इस वक्त भी हमारी कैद में है। ओह, पहली बार मुशर्रफ की समझ में पूरी बात आई। इसका मतलब ये हुआ, हिंदुस्तानी सरकार ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, बेवकूफ़ बनाया हमें। और हमें ही क्यों, हिंदुस्तान में सारे संसार को बेवकूफ़ बनाया है। यह दर्शाकर विश्व में अपनी नाक ऊंची कर ली थी कि उसने खुद पाकिस्तान को विकास की जानकारी दी थी, जबकि असल में वह विकास था ही नहीं। चेहरे पर चेहरा लगाकर उसने यह खेल खेला। चीफ बोला। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर, सच्चाई यह भी नहीं है। तो सच्चाई आखिर है क्या? मुशर्रफ जल्ला उठा। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तानी सरकार ने हमें बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी थी। वहाँ से जो शब्बीर शाह चला, जिसने विमान अपहरण किया, वह विकास ही था। अशोक पांडे अपहरण की घटना के बाद विकास और शब्बीर शाह बना, और इस चमत्कार को जन्म दिया अल्फासे ने। दूसरी बार हमारी वार्ता के बीच इस शख्स का नाम आया है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम इस झमेले में कहाँ से आ फंसा? वजह नुसरत तुगलक की बेवकूफ़ी रही है, चीफ ने कहा। क्या मतलब? मुशर्रफ की सुलगती हुई आंखें नुसरत तुगलक की तरफ घूम गई, उन नुसरत तुगलक की तरफ जो अपने स्वभाव से एकदम विपरीत पूरी तरह खामोश बैठे थे। और अकेले मुशर्रफ ही की नहीं, सभागार में मौजूद हर शख्स की आंखें
उन पर ही जम गई थी। यहाँ सीक्रेट सर्विस का चीफ मौजूद था, आर्मी एम्प्लॉयर का चीफ मौजूद था, स्पेशल कमांडो दस्ते का मुखिया मौजूद था और मौजूद था पाकिस्तानी आर्मी का दूसरे नंबर का चीफ। सबकी निगाहें नुसरत तुगलक पर ही जमी थी। बावजूद इसके वे कुछ नहीं बोले। मिस्टर नुसरत तुगलक, मुशर्रफ ने कहा, ये क्या कह रहे हैं? जो भी कह रहे हैं सुन लीजिए। तुगलक ने केवल इतना ही कहा। सभागार में सन्नाटा छा गया। बहुत ही पेना सन्नाटा था वह। इसलिए छाया था क्योंकि सबको उम्मीद थी कि नुसरत तुगलक में से कोई शायद आगे भी कुछ कहेगा। मगर जब उन्होंने कुछ नहीं कहा और ऐसा नज़र आया कि कुछ कहने के मूड में भी नहीं है, तो मुशर्रफ ने ही कहा, तुम्हें क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। फिलहाल चीफ महोदय को ही अपनी भड़ास निकालने दीजिए। तुगलक ने कहा। इनकी जीभ में काफ़ी दिन से खुजली हो रही थी। ये लोग इसी तरह की जलीकटी बातें करते हैं सर। खार खाया चीफ कहता चला गया। अपने सामने किसी की नहीं चलने देते। आज जो स्थिति है इन्हीं की बेवकूफ़ी की वजह से है। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने सबसे पहली गलती तभी की जब विकास भारत में था। उस वक्त वह सराय के तहखाने में हमारे एजेंटों के बीच इस तरह गिरा हुआ था जैसे जीभ दांतों के बीच होती है। शबीर शाह बना वह इस खुशफहमी का शिकार था कि हमारे आदमियों को उनकी हकीकत मालूम नहीं है। उस वक्त बड़ी आसानी से हमारे एजेंट एक ही गोली में विकास नाम के आतंक का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते थे। हमारे एजेंट ने ट्रांसमीटर के जरिए यह प्रस्ताव 2 बार उनके सामने रखा। इन्होंने उसे बुरी तरह लताड़ कर प्रस्ताव रद्द कर दिया। यदि वैसा नहीं हुआ होता तो विमान अपहरण आदि का ड्रामा ही नहीं होता। इधर अल्फासे ने न जाने कहां से हमारे हेडक्वार्टर पर पहुंचकर इनकी और हमारी भारत स्थित एजेंट, जो बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा, इन्हीं की बेवकूफ़ी के कारण मारा गया की बातें सुन ली थी। उसे उसी वक्त पकड़ लिया गया, बेहोश कर दिया गया। उसने कहा था अगर उसे 1 करोड़ रुपया मिले तो जो वेद वह जान चुका है उसे हजम कर जाएगा और कभी विकास तक नहीं पहुंचने देगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वह रकम विकास से लेकर उसे हमारे मुकम्मल षड्यंत्र के बारे में बता देगा। आप जानते हैं सर, उस अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम का तो पेशा ही बड़ी बड़ी रकमें लेकर बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मुल्कों को बेचता है। बेचना ही उसका कारोबार है। यहाँ एक बार फिर इन्होंने बेवकूफ़ी की। मेरा ख्याल था ऐसे संवेदनशील समय में हमें बेवजह अल्फासे जैसे पंगेबाज शख्स से पंगा नहीं लेना चाहिए। उसे 1 करोड़ देकर अपनी तरफ कर लेना चाहिए। उससे भी बेहतर था उसे उसी वक्त खलास कर देना। यह काम जरा भी मुश्किल नहीं था। वह हमारे बीच बेहोश पड़ा था, परंतु उन्होंने उसे कोहिनूर बताया और जाने क्या क्या कहा। खलास करने की जगह कैद कर लिया। बाद में वह कैद से फरार हो गया और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, उसने जैसे भी किया ऐसा किया। उसी ने फ्लाइट के बीच में विकास की जगह अशोक पांडे को शबीर शाह बना दिया। उसे कैद न किया गया होता, मेरी सलाह के मुताबिक मार डाला गया होता तो विकास आज हमारे चुंगल में होता। इतना सब कहने के बाद चीफ जब शांत हुआ तो सभागार में शांति हो गई, जैसे सब एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हों। अतः मुशर्रफ ने नुसरत तुगलक से पूछा, क्या ये ठीक कह रहा है? जी, नुसरत ने अत्यंत संक्षिप्त जवाब दिया और पुनः चुप हो गया। एक बार फिर सभी उन्हीं में से किसी के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, इसलिए सन्नाटा छाया रहा। लेकिन तब भी वे कुछ न बोले।
तो एक बार पुनः मुशर्रफ ने पूछा, तुम्हें भी कुछ कहना है? पहले चीफ साहब से ही पूछ लीजिए सर, ये खुलकर दस्त कर चुके, पेट साफ हो गया है या अंदर कुछ और भी बाकी है तो उसे भी निकाल दें तो बेहतर होगा। मुझे जो कहना था कह चुका हूँ। चीफ ने कहा, कह चुके हो तो अब हमारी सुनो। नुसरत बोला। तुगलक ने कहा, पहली बात, नुसरत चालू हो गया, जहाँ तक भारत में घटी घटनाओं का सवाल है तो सबसे पहले चीफ साहब से यह पूछा जाए कि वहाँ घटी घटनाएं घटी किसके घटाए। यह बात इनके भारत स्थित एजेंट से किसने कही थी कि अपने कुछ लड़के आतंकवादियों के रूप में सराय में भेज दे और वे भारत में विमान अपहरण की चर्चा करें ताकि छटंकी के जेहन में विमान अपहरण करने के बीच पड़ सकें। यह दावा किसने किया था कि छटंकी सराय में लौटेगा और उन लड़कों के जाल में फंसेगा? हमने या इन्होंने? इन्होंने, चीफ को कहना पड़ा। तुगलक तुरंत बोला, आपने नहीं। दूसरी बात, यह दावा किसने किया था कि सुरक्षा व्यवस्थाएं चाहे जितनी मजबूत हो मगर छटंकी विमान अपहरण करने की स्कीम ही नहीं बना लेगा बल्कि प्लेन को कराची लाकर भी दिखा देखा। हमने या इन्होंने? आपने। इस बार चीफ सीधा उन्हीं से बोला। तुगलक ने कहा, आपने नहीं। आपने तो यह कहा था यह काम वह कर ही नहीं सकेगा। पता नहीं ये बातें करके साबित क्या करना चाहते हैं आप? केवल इतना जनाब की अनुमान सारे हमारे ही फिट बैठे। तुगलक कहता चला गया, इसलिए सही नहीं बैठे कि हम जादूगर हैं, बल्कि इसलिए सही बैठे क्योंकि हम छटंकी की नस नस से वाकिफ़ हैं। चीफ साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम दावा करते हैं पाकिस्तान में हमारे अलावा और कोई नहीं बता सकता कि छटंकी कल क्या करेगा। इसी बेस पर एक दावा हमारा यह भी है कि सराय में वह इनके आदमियों के बीच चाहे जितना गिरा हुआ था, वे चाहे जितनी कोशिश कर लेते, मगर छटंकी उनके काबू में आने वाला नहीं था। उल्टा होता ये कि ये सब वहीं मारे जाते और उनसे भी बड़ी बात यह होती कि हमारे सारे प्लान का कचूमर वहीं निकल जाता। ऐसा नहीं होता सर, चीफ ने कहना चाहा। वह हालात ही ऐसे थे। ऐसा इसलिए होता क्योंकि उससे पहले भी छटंकी एक नहीं अनेक बार आईएसआई के जांबाजों के बीच इससे भी ज़्यादा बुरी तरह गिर चुका है। उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार उल्टा वही उन जांबाजों की लाशें बिछाकर निकल गया है। वे कितने कामयाब होते यह बात बाद में प्लेन में घटी घटना से भी साफ हो जाती है। प्लेन में हम नहीं थे, इन्हीं के जांबाज थे। छटंकी अशोक पांडे में बदल गया और उन्हें कानों कान भनक नहीं लगी। इतने काबिल थे इनके जांबाज, इतने काबिल जांबाज सराय में छटंकी को घेर कर मार सकते थे। इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है? मेरा कहना तो यह है कि विकास को विमान अपहरण करने की छूट देना ही हमारी भूल थी। ये लो, नुसरत ने इस अंदाज में कहा जैसे चीफ पर लानत भेज रहा हो। किए धरे पर पानी फेर दिया चीफ साहब ने। यह पानी उन्होंने इसलिए फेर दिया क्योंकि नतीजा पॉजिटिव नहीं निकला। यह अलग बात है कि इन्हीं के जांबाजों की नाकाबिलियत की वजह से निकला। पॉजिटिव निकला होता तो जरा सोचिए इस वक्त हम कितनी शानदार पोजीशन में बैठे होते। हमेशा हमारी नाक में दम रखने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जासूस दुनिया की नज़र में विमान अपहरण जैसे संगीन जुर्म का मुजरिम होता। मुकदमे के बाद हम सरेआम सारी दुनिया को दिखाकर उसे कराची के चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाते और हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। मिस्टर नुसरत ठीक कह रहे हैं, मुशर्रफ ने कहा। कह भी ठीक रहे हैं और किया भी ठीक था। तुगलक बोला,
फिर भी इस 2 टके के आदमी की सुन रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद सुन रहे हैं कि नाकामी इसी के आदमियों की नाकाबिलियत की वजह से मिली है। शक पकाकर रह गया चीफ, फिर संभल कर बोला, और अल्फासे वाला मसला, सारी बाजी उसी ने पलटी है। अगर उसे कैद न किया गया होता, जंगल में आते ही मार डाला गया होता, तो एक बार फिर दूसरों की नाकामी हम पर थोपी जा रही है। नुसरत ने कहा, एक बार फिर चीफ महोदय से पूछा जाए, गिवट की उस औलाद ने हमारी बातें सुन ली है। यह बात इन्होंने ताड़ी थी या हमने? चीफ को कहना पड़ा, आपने। तुगलक बोला, आपने नहीं, इसे बेहोश किसने किया था, आपने या हमने? आपने नहीं। अपने दिल पर हाजिर नाजिर रखकर जवाब दीजिए। जो काला बाजारी उसने वहाँ दिखाई थी, उनकी रोशनी में क्या आप उस पर काबू पा सकते थे? कुछ देर चुप रहा चीफ, फिर शायद नहीं, मगर हमने यह चमत्कार भी करके दिखाया। चमत्कार दिखाकर गिवट को आपके हवाले कर दिया। यह चेतावनी देने के साथ हवाले किया था कि यह शख्स कैद से फरार होने में माहिर है, खास ख्याल रखा जाए। आपने दावा किया था कि आपकी कैद से न तो पहले कोई फरार हो सका है, न यह होगा। वह फिर भी हो गया। हुआ आपके डिपार्टमेंट की कमजोरियों के कारण। सुननी हमें पड़ रही है और सुना भी आप ही रहे हैं। रही वही गिवट को धूल चटाने की बात नुसरत ने आगे बढ़ाई। उस संबंध में हम अब भी यही कहेंगे जो उस वक्त कहा था। इंसानी कोहिनूर है गिवट दुश्मन नहीं है हमारा। कई बार हमारे काम भी आ चुका है। रकम देकर पाकिस्तान के लिए हमने कई बार उससे ऐसे काम कराए हैं जिन्हें धरती के पर्दे पर उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। आगे भी हम उससे ऐसे काम ले सके, इसलिए बचाकर रखना चाहते थे उसे। आपकी आला राय नहीं मानी। वह प्लेन के कराची पहुंचने तक भी कैद में रहता तो हमारा काम हो गया था, मगर आपका डिपार्टमेंट उसे इतने कम समय के लिए भी बांधकर नहीं रख सका। हमें पता होता आपके लोग इतने नाकारा है तो हम कैद भी उसे अपनी ही देखरेख में रखते। जवाब न बन पड़ा चीफ पर। बस यही सोचकर रह गया, कितने चालू है ये लोग। सरासर गलतियां करने के बावजूद घुमा फिराकर उसी की कमियां निकाल दी, और आंशिक रूप से बात ठीक भी थी। अपने ही डिपार्टमेंट की नाकामी के कारण उसे चुप रह जाना पड़ा, और जब वह चुप हो गया तो एक बार फिर सभागार में खामोशी छा गई। इस बार खामोशी के गाल पर आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ ने चाटा जड़ा। मेरे ख्याल से पिछली वारदातों के बेस पर हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो हो चुका है हो चुका है, वह कुछ भी वापस आने वाला नहीं है। उन सबको भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए था। इस बार खामोशी के गाल पर आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ ने चाटा जड़ा। मेरे ख्याल से पिछली वारदातों के बेस पर हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो हो चुका वो हो चुका, वह कुछ भी वापस आने वाला नहीं है। उन सबको भूलकर हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, यह कि आगे के लिए हमारी रणनीति क्या हो। मेरे ख्याल से तो हुआ भी कुछ खास नहीं है, सीक्रेट सर्विस के चीफ ने कहा। नुसरत साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही जो मुझे सही लगी, यह कि अगर पासे सीधे पड़ जाते, विकास हमारे हाथ लग जाता, तो हम उसे कराची के चौराहे पर फांसी लगाते और हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर सकता था। बड़ी ही ज़बरदस्त सिचुएशन क्रिएट की थी नुसरत तुगलक ने, और मैं सोचता हूँ यह सिचुएशन अभी भी क्रिएट क्यों नहीं की जा सकती। अभी बिगड़ा ही क्या है
केवल विकास ही तो नहीं है हमारे पास। इस सभागार में मौजूद लोगों के अलावा और पता ही किसे है। सारी दुनिया तो यही जानती है कि शब्बीर शाह के रूप में हमने विकास को पकड़ लिया है। ऐसा नहीं हुआ है तो मेरे ख्याल में तो इस बात को ओपन ही न किया जाए और युद्ध स्तर पर तलाश शुरू कर दी जाए विकास की। इतना तो तय है कि वह कराची में ही है, किसी तरह उसे दबोच लिया जाए तो। हाँ, मेमना है वह, नुसरत ने व्यंग कसा, जिसे दौड़ेंगे और पकड़ लेंगे। बेड़ है जिसके जिस्म पर चाहे जब दबोच कर उस तरह घुमा दो। क्या मतलब? सीधा है जनाब, छटंकी को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तब तो हम यह मान ले कि वह अपना कौल पूरा करके पाकिस्तान से निकल भी जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तुगलक बोला, ऐसा कब कहा मैंने, और मतलब क्या हुआ आपकी बात का? सीक्रेट सर्विस का चीफ शालीन शब्दों में कहता ही चला गया। अगर हम यह मानकर हार मान बैठे कि भैया हम तो विकास को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, तो फिर बचा क्या? होगा ही क्या उस अवस्था में? यही न कि जनरल साहब माफ़ करे, वह जनरल साहब के गाल पर थप्पड़ मारकर वापस हिंदुस्तान चला जाएगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। यह तो वक्त से पहले हार मान लेने वाली, हथियार डाल देने वाली बात हुई। मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ साहब से सहमत हूँ। सबसे पहले आईएसआई का चीफ ही खुलकर नुसरत तुगलक के खिलाफ मैदान में आया। अगर हम यही मान बैठे कि हम विकास पर काबू नहीं कर सकते, तो एक तरह से यही मान बैठे कि वह जनरल साहब के गाल पर थप्पड़ मारकर निकल जाएगा, क्योंकि वह तो यहाँ आया ही इस काम से है। चीफ साहब, तुगलक बोला, बात को प्लास्टिक का तार बनाकर जनरल से कुछ ज़्यादा ही दूर तक खींच ले गए आप। हमारा मतलब केवल यह था, छटंकी को गिरफ्तार करना हंसी खेल नहीं है। उस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं। जब गिवट भी उसके साथ है तो करे क्या? हार मानकर बैठ जाए? सीक्रेट सर्विस के चीफ ने इस बार कड़वे स्वर में कहा, सवाल हार मानकर बैठ जाने का नहीं है। कोशिश तो जितनी की जा सकती है की जाएगी। इस हकीकत को कबूल करने का है कि यह काम लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। हम इस बात को कबूल कब नहीं कर रहे हैं? हद हो गई, मुशर्रफ कह उठा। एक लड़का, एक अदना सा लड़का पाकिस्तान के मुकम्मल शीर्ष अफसरों के लिए इतना अहम हो गया है कि सब एक सुर में कबूल कर रहे हैं कि उस तक पहुंचना, उसे गिरफ्तार करना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। ऐसा कैसा लड़का है ये जो हमारे फौजी हुक्मरान हिंदुस्तान के आर्मी अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने का दम भरते हैं। वे एक लड़के के सामने पानी भरते नजर आ रहे हैं। वह कराची में है, हमारे गाल पर थप्पड़ मारने का दम भर रहा है, और हम जिनकी ताकत के बूते पर सतासीन है, उनका ख्याल यह है कि उस लड़के को पकड़ा तक नहीं जा सकता। सच्चाई तो यह है कि इतना सब सुनने के बाद खुद हमारी ही इच्छा उस लड़के से रूबरू होने की हो उठी है। आज तक केवल नाम ही सुना है उसका। देखे तो सही, देखने में कैसा लगता है वह जियाला। खुदा ने चाहा तो आपकी यह हसरत जरूर पूरी होगी। जनरल साहब का क्या मतलब? सीक्रेट सर्विस के चीफ ने कहा। भले ही नुसरत तुगलक हथियार डाल दे, मैं हथियार डालने वाला नहीं हूँ। जान पर खेल जाऊँगा। इंशाअल्लाह गिरफ्तार करके उसे आपके कदमों में ला पटकूँगा। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए हमें तुम सब में, मुशर्रफ ने कहा। नुसरत तुगलक के अलावा एक साथ सब कह उठे, हम सबकी सोच भी यही है। सवाल सोच का नहीं है जनरल साहब, इस बात का है कि हम हकीकत को कबूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ जोश में भरकर तुगलक ने कहा, एक समय ऐसा होता है जब लंबी लंबी डींगें ही
हमारी संपूर्ण इंद्रियों को अच्छी लग रही होती है। दिलो दिमाग कर्णप्रिय बातें ही सुनना चाहता है। ऐसे मौक़ों पर हमेशा धरातल से कही गई बात को हमें नकारने की तूती जैसा होता है, बल्कि हमारे कथन को सीक्रेट सर्विस के चीफ महोदय ने दिशा जरा गलत दे दी है। मगर अब हम भी सबके साथ हैं, बल्कि पहले ही से यह कह रहे थे कि देख तो छटंकी को हम लेंगे ही। लेकिन सीक्रेट सर्विस के चीफ ने कहा। तुगलक ने कहा, तुम तो मियाँ नहा धोकर ही पीछे पड़ गए, हमारे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो, बोलो। सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उन पर व्यंग किया। बेखौफ बोलो। इस वक्त सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो हुआ है हम उसे दुनिया के सामने लाएं या नहीं। बात समझ में नहीं आई। कमांडो दस्ते के चीफ ने कहा, हुआ यह है कि हमने धोखा खाया है। दुनिया यह समझ रही है छटंकी हमारी कैद में है, जबकि असलियत में वह खुला सांड बना घूम रहा है और इस वक्त जनरल साहब के आसपास पहुंचने की जुगत बिड़ा रहा होगा। तो इस दुनिया को यह बताएं या नहीं कि वह हमारी कैद में नहीं है। फायदा क्या है छुपाने से? जग हंसाई नहीं होगी हमारी, हंसेगी नहीं दुनिया हम पर। यह कह कर कि चले थे 30 मार खां बनने, दावा कर रहे थे विकास को गिरफ्तार करने का और कब्जाए बैठे हैं एक साधारण युवक को। मेरे ख्याल से तो इसका भी हमें फायदा ही मिलेगा। एक बार फिर सीक्रेट सर्विस के चीफ ने कहा, कैसा फायदा? दुनिया को असलियत क्यों बताए हम? अर्थात वह क्यों कहे कि भारत से शब्बीर शाह के रूप में चला तो विकास ही था, मगर रास्ते में अल्फासे ने उसे बदल दिया। यह क्यों न कहे कि भारत से शब्बीर शाह के रूप से चला ही अशोक पांडे था। यह बात भारत सरकार को मालूम थी। उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, झूठ बोला कि शब्बीर शाह विकास है। ऐसा भारत सरकार ने विश्व के समक्ष खुद को पाक साफ साबित करने के लिए किया, जबकि वास्तव में हमें बेवकूफ़ बनाया है। किया भारत सरकार ने यह है कि हमारा दिमाग शब्बीर शाह में अटका दिया और उसी का लाभ उठाकर विकास को पाकिस्तान में बेच किसी और माध्यम से दिया। गुड, वेरी गुड। कमांडो दस्ते का चीफ बोल उठा। इस तरह हम भारत सरकार को बदनाम कर देंगे, साबित कर देंगे कि विकास व्यक्तिगत मिशन पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मिशन की आड़ में सरकारी मिशन पर है। पाकिस्तान में जो करा रही है कि शब्बीर विकास की आड़ में भारत सरकार करा रही है। मगर यह बात हम साबित कैसे करेंगे? कौन सी बात? शब्बीर के फेस मास्क के नीचे विकास नहीं निकला। यह तो न माना जा सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। विकास को कैद करने के बावजूद भारत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। अशोक पांडे टीवी पर वह बयान देगा जो हम चाहेंगे। साफ साफ माना जाएगा वह जो कह रहा है हम कहलवा रहे हैं। विकास की अगली कोई भी हरकत हमें सच्चा साबित कर देगी। मतलब अगर वह खुला घूम रहा है तो चुप तो बैठेगा नहीं। स्वाभाविक है, अपने मिशन की तरफ बढ़ने के लिए कोई न कोई हरकत तो करेगा ही। खुद ब खुद साबित हो जाएगा कि वह हमारी कैद में नहीं है। हम सच बोल रहे हैं। और हरकत नहीं करेगा तो फिर कराची में रहने का फ़ायदा ही क्या? अपना मिशन भी पूरा नहीं कर पाएगा। हमारा मकसद स्वतः ही पूरा हो जाएगा। मार्वलस आइडिया है ये। आईएसआई का चीफ कह उठा, हमें यही करना चाहिए। इससे यह सच्चाई भी सामने आ जाएगी कि विकास हमारी कैद में है या नहीं, और भारत सरकार की बदनामी भी होगी। और हमें चाहिए ही क्या? कमांडो दस्ते के चीफ ने कहा। तो सर्वसम्मति से यही स्टेप उठाने का फैसला लिया गया। अब सवाल उठता है जनरल साहब की सुरक्षा का। सीक्रेट सर्विस के चीफ ने कहा, यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि विकास का मिशन ही जनरल साहब को चाटा मारना है।
यहाँ मैं नुसरत तुगलक साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। विकास 24 घंटे इसी तिकड़म में लगा होगा कि कब और कैसे जनरल साहब तक पहुँचा जाए। यहाँ से विकास के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह भी कहूँगा कि वह शैतान जो भी कर गुजरे कम है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें जनरल साहब के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था का ताना बाना बुनना चाहिए। ताना बाना जिसे भेद कर कोई भी शख्स किसी भी हालत में जनरल साहब तक न पहुंच सके। नुसरत बोला, इस संबंध में तो हमारी एक राय है, जरूर पेश कीजिए। कुछ दिनों के लिए जनरल साहब को अपनी सार्वजनिक गतिविधियों का त्याग कर देना चाहिए। का क्या मतलब? इस प्रस्ताव पर तो परवेज मुशर्रफ की भी बकुटी तन गई। जरा भी प्रभावित हुए बगैर बात तुगलक ने पूरी की। इससे छटंकी को आप तक पहुंचने का मौका कम से कम मिलेगा। छटंकी असल में, माफ़ कीजिएगा सर, आपकी बात काटकर सीक्रेट सर्विस का चीफ बोला तो बोलता ही चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा नुसरत तुगलक को हो क्या गया है जिन पर पाकिस्तान को नाज है। क्यों वे इतनी कमज़ोर बातें कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो विकास से ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गए हैं ये। आर्मी इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वह लड़का हवा बनकर इनके दिमाग पर सवार हो गया हो। चारों तरफ विकास ही विकास नज़र आ रहा है इन्हें। हर पल यही डर सता रहा है जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं। वह जिस क्षण चाहे जनरल साहब तक पहुंचकर उनके गाल पर बात उसने जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। मेरे ख्याल से तो हमेशा पाकिस्तान के काम आने वाले हमारे ये साथी कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे हैं। कमांडो दस्ते के चीफ ने कहा, यह यही सोच रहे हैं कि जो करेगा विकास ही करेगा, हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। मिस्टर नुसरत तुगलक, अब उसने सीधे उन्हीं से कहा, जनरल साहब की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हमारा यानी कमांडो दस्ते का है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं विकास जनरल साहब के आसपास तक नहीं फटक सकेगा। हमने नहीं कहा ऐसा होगा, लेकिन 1%, आधा %, चौथाई % भी अगर यह मानकर चले कि वह सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को दत्ता बताकर अपनी हरकत करने में कामयाब हो जाता है, तो जरा सोचिए कि दुनिया के पर्दे पर क्या इज्जत रह जाएगी इस मुल्क की। जिस घटना के बाद मुल्क की कोई इज्जत न रह जाए, उस घटना के घटने का हम 0% चांस भी छोड़े क्यों? इससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। निसंदेह जनरल साहब जरूरी गतिविधियों पर जो गैर जरूरी मूवमेंट है उन्हें अवॉइड करें। इससे तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इस बार पाकिस्तान आर्मी के दूसरे नंबर के चीफ ने कहा, दुनिया यह समझेगी कि एक लड़के से डर गए हम, एक अदने से लड़के के चाटे से डरकर पाकिस्तान जैसे महान देश के मुखिया ने अपनी गतिविधियों पर लगाम लगा दी। बात केवल तब तक की है जब तक वह हमारे पंजे में नहीं फंस जाता। तुगलक बोला, यह मैसेज जाना जिसे कि आप चाहते हैं कि न जाए, उस घटना के घट जाने से लाख दर्जा अच्छा है जिस घटना के लिए छटंकी यहाँ पहुँच चुका है और फिलहाल हम सबकी आंखों से दूर है। हम इससे सहमत नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने कहा, उसे हरगिज वह मैसेज नहीं जाना चाहिए जो कि हमारी गतिविधियां कम करने से जाएगा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।